इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर उसका पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि इससे पहले वाला जो पार्ट है हमारा कि क्या क्या होता है सेल में, सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे सेल वॉल कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, सेल वॉल और एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, in addition to the plasma membrane have another rigid outer कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो जैसे कि प्लांट सेल है सपोज करिए, उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी सी लेयर होगी जिसको हम सेल वॉल कहते हैं और ये प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल जो ये सेल वॉल होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। और प्लांट सेल जो है, हम लोगों को ये बात याद रखनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल किस चीज़ का बना होता है? मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो क्या है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स, काफ़ी मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्सटेंस है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग एलिमेंट क्या है प्लांट सेल का या फिर प्लांट्स का? तो वो है सेल्यूलोज। ठीक है, तो लिविंग प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होता है वो वाटर को लूज करता है या फिर गेन करता है। तो जो लिविंग सेल है वो लूज करते हैं वाटर को प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से। और इससे क्या होता है? श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जब वो वाटर लूज करते हैं, आप देखिए कोई भी चीज है, जैसे सपोज करिए आपने गुब्बारे में पानी भरा तो वो मोटा सा फूला रहता है, और अगर आपने उससे पानी निकाल दिया उस गुब्बारे में से तो वो क्या सिकुड़ जाता है ना, वो श्रिंक हो जाता है। इसी तरीके से जब प्लांट सेल में पानी भरा होता है तो वो मोटा होता है, और पानी निकल जाता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट होना, श्रिंक होना, ये इसका मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है कि वो सिकुड़ गया, प्लांट का सेल जो है उसमें से पानी बाहर निकल गया, वो सिकुड़ गया और प्लांट की जो सेल वॉल थी ना वो उससे दूर चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, कि मतलब प्लांट का सेल सिकुड़ा, उसमें से पानी निकला, वो सिकुड़ गया और वो प्लांट सेल से दूर चला गया। इस जो प्लांट की सेल वॉल थी ना, सेल प्लांट की सेल वॉल से दूर चला गया, इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी इस चीज को शो कर रही है। अब हमें आगे बताते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, वही वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अगर वो प्लांट के सेल डेड है ना तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे एक्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ मर गई है उस पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी, जैसे प्लांट्स की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? डेड सेल पे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, ना ही वो श्रिंक होते हैं, ना ही वो मोटे होते हैं। तो जैसे कि पेड़ों की जो छाल है वो गिर जाती है, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, तो वो डेड सेल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस का असर नहीं पड़ता है डेड सेल्स पर। तो सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट बहुत ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, तो सेल वॉल्स जो होती है ना, प्लांट के आसपास बहुत सारा पानी होता है और वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। तो सेल वॉल ही होती है प्लांट में जो उसको फटने से रोकती है। मतलब अपने अंदर बहुत सारा पानी भरे जा रहा है मगर वो फट नहीं रहा है। किसकी हेल्प से? क्योंकि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो उसको बर्स्ट होने से, उसको फटने से रोकती है। इस तरीके के मीडिया में द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी होता है आसपास तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर पानी आता जाता है, सेल मोटा हो जाता है और उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है सेल वॉल पर। मतलब देखिए ये प्लांट का सेल है, इससे बहुत ज्यादा हर तरफ से पानी आ रहा है तो ये मोटा हो रहा है। अब ये फूलेगा तो इसके बाहर की जो सेल वॉल होगी उस पर असर पड़ेगा ना, है ना, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। प्लांट की जो अपनी सेल वॉल होती है सेल की, उस पर वो अटैक करने लगता है। इसकी वजह से सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट होता है और वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। और जो वॉल होती है ना, जो सेल है वो वॉल पे प्रेशर
एक्सर्ट कर रहा है, और जो वॉल है ना वो भी सेल पे पूरा ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जिस तरीके से जो सेल वॉल पे जो सेल है अंदर का, ठीक है, वो अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ऐसे ही वॉल सेल पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बिकॉज देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चांसेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। प्लांट जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर को झेल पाते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है और ह्यूमंस में नहीं होती है। तो इसमें हमें ये बताया गया है, इसका जो पूरा का पूरा जिस्ट है ना इस पैरा का, वो यही है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। कितने भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, अगर सेल के आसपास बहुत ही ज्यादा वाटर अमाउंट, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर अंदर लेगा, मगर सेल वॉल्स जो होती है ना वो उसको फटने से बचा लेती है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि मतलब जैसे कि जो प्याज होती है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, फिर हमने जब उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन रखा था पील पर, तो फिर हमने देखा था मतलब उस पर अलग अलग से कलर के स्पॉट्स पड़ने लगे थे। तो आयोडीन सॉल्यूशन से पील का मतलब होता है पूरी पत्ती, कह सकते हैं लेयर को हम पील कहते हैं। तो आयोडीन के सॉल्यूशन से अलग अलग स्पॉट्स उस पर पड़ने लगे थे, तो वो हमने पहले देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना सेल की, वो उस हिसाब से अलग अलग कलर्ड हो जाता है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम iodine solution we could also see saffron solution और मिथाइलिन ब्लू solution to stain the cell। stain the cell का मतलब होता है, अब देखिए पूरा का पूरा जो सेल है उसकी केमिकल कंपोजिशन ना अलग अलग होती है। तो जब हम लोग उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं या फिर सेफ्रॉन सॉल्यूशन डालते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो उस पर अलग अलग तरीके के स्टेन्स पड़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इससे आगे ये समझ पाते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना वो डबल लेयर कवरिंग में होता है। न्यूक्लियस के पास कैसी कवरिंग होती है? डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ना एक और इसके लेयर बनी होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब होता है छेद होते हैं, जिससे मटीरियल अंदर और बाहर जा सकता है। उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं विच अलाउड द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो देखिए ये सेल है, सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ 6 टाइप के होते हैं, जो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस को पहुंचा देता है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी वो सब्सटेंस पहुंचा देता है। ये इसमें लिखा हुआ है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ना रॉड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखिए क्या मतलब है इसका। अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए वो है ये, हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं। डीएनए न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले क्या होता है? सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। एक तो क्रोमोसोम में 2 चीजें होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन होता है। और डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं जीन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियस होता है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेल में। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम्स के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए के अंदर और क्या होते हैं? जीन्स। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए
क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पेरेंट्स की आदतें हैं, जो पेरेंट्स की खूबियां हैं, मतलब जो भी हम लोग कहते हैं ना पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं बहुत सारी आदतें, तो वो कैसे आती है, वो इन जीन्स की वजह से आती हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट्स से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन डीएनए की फॉर्म में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जाती है। क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है ना। डीएनए मॉलिक्यूल्स में नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल को बनाने के काम आती है। मतलब डीएनए पहुंच गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अब डीएनए में सारी की सारी, डीएनए इंजीनियर है, डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से और आगे सेल्स बनाने हैं, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट, जो काम करने वाली यूनिट होती है ना डीएनए की, वो होती है जीन्स। डीएनए के पास क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ऐसे काम करना है, और काम करता कौन है, काम करती हैं जीन्स, ठीक है। एक सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। जो सेल खुद को बांट नहीं रहा होता है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो जो बांट नहीं रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो जब तक डिविजन नहीं हो रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल की प्रेजेंट में फॉर्म हो, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। और जैसे ही सेल को डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान की रिप्रोडक्शन में, सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू न्यू सेल्स। सेलुलर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि एक सेल जो है वो बाकी अलग अलग सेल्स में किस तरीके से डिवाइड होता जाता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है। और द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये सारा का सारा डीएनए ही बताता है कि सेल किस तरीके से डिवाइड होगा, किस तरीके से वो आगे एक्टिविटी करेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक बैक्टीरिया है, हमने क्या देखा था कि हर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मगर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं होती। उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो ही बड़ा ही हौश पौश सा होता है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती ना, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसके पास, जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हु सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स पुराने जीव, जो पुराने, मतलब अब जो ह्यूमन है वो यूकारियोट है, बहुत सारे सेल्स हैं और उसके पास, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिस न्यूक्लियस के पास, जिस तरीके के ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम लोग प्रोकारियोट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकारियोट्स हो गए, जिनके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम यूकारियोट्स बोलते हैं। प्रोकारियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल होंगे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हौश पौश में होंगे। तो यूकारियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से फैले हुए होते हैं। मैनी many of the functions of such organelles are also performed very poorly, मतलब अच्छे से साइटोप्लाज्म में वो ऑर्गेनेलीज काम नहीं करते हैं। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिस्ट इन द यूकार्योटिक सेल। तो देखिए इसका ये मतलब बनता है कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो काफ़ी, मतलब उसमें हौश पौश में होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और जो
प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो पुराने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनके मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो जिस तरीके से यूकारियोट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है ना, प्रोकारियोट्स में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होती, यही इसमें हमें बताया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, रॉड की शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोजोम जो है वो एक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जो पेरेंट्स से आगे वाली जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो क्रोमोसोम्स के भी दो पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए जो है उसका भी फर्दर पार्ट होता है जीन्स। तो जीन्स जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि आगे का जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। और डीएनए फर्दर किस में डिवाइड होता है, जीन्स में। जीन्स जो है वो सारा का सारा सेल्स को बनाने का काम करते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के काम करने वाले सेगमेंट होते हैं ना, उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। डीएनए जो है इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए जो है वो किस में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम का जो मटेरियल होता है ना, पूरा का पूरा डीएनए हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया, जीन्स हो गए, सारे क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल का जब तक यूज नहीं होता तो वो थ्रेड जैसा होता है, और जैसे ही उसका यूज होने लगता है तो वो क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसके साइटोप्लाज्म में ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही उसमें पड़े हुए होते हैं और उसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। जो है जिसके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको हम लोग प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में पूरा का पूरा। इस वीडियो में सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आगे के वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएं। तो अगर अच्छा लगा ना वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।